हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेणु वैष्णव और मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो जो कि साइंस से रिलेटेड है, जिसका नेम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ये चैप्टर हमारे टेंथ ये चैप्टर जो 9 चैप्टर है और ये चैप्टर हमारे 10th क्लास की साइंस की बुक से रिलेटेड है। और इस चैप्टर के अंदर हम आज आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर मैं डायरेक्ट 9 इसलिए लिया है क्योंकि अभी जो हमारे 10th बोर्ड होगी उसमें बहुत सारा सिलेबस में से बहुत सारे चैप्टर कट कर चुके हैं और उसके बाद में कुछ हमारा एक न्यू सिलेबस डेवलप हुआ है, न्यू सिलेबस बना है, उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मोस्ट है। और इस चैप्टर में जो आनुवंशिकता है आज उस बारे में हम समझते हैं। जैसे कि मैं इस लेसन की समरी आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आनुवंशिकी। ओके, जैसे कि चैप्टर का नेम ही है आनुवंशिकता, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट पॉइंट है आनुवंशिकी क्या होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। सेम थिंग, जीवधारियों की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। वे लक्षण जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं या वे गुण जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। हमारे माता पिता के अंदर जो भी कैरेक्टर होता है, जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, अच्छे बुरे, जो सब हम आगे से आगे हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। उन गुणों का, उन लक्षणों का और उस लक्षणों की वजह से हमारे अंदर जो विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो चेंजेस उत्पन्न होते हैं, उन चेंजेस के अध्ययन को, उन आनुवंशिक लक्षण और विभिन्नता के अध्ययन को ही आनुवंशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, आनुवंशिकता। ये जो लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न हुए हैं, ठीक है ना, वो हमारे माता पिता जीवों में जनकों के लक्षणों का, यानी कि हमारे पेरेंट्स से हमें मिले हैं। तो हमारे पेरेंट्स को, जैसे कि हमारे फादर है, उनको उनके माँ बाप से मिले होंगे। हमारी मदर है, उनको उनके मम्मी पापा से मिले होंगे। जैसे कि मेरे फादर के, जैसे हमारे पापा के जो लक्षण हैं उनके मम्मी पापा यानी कि हमारे दादा दादी से हमारे पिताजी के अंदर आते हैं। और हमारे मम्मी के जो लक्षण होते हैं, मम्मी के जो गुण होते हैं, उनमें जो अच्छाइयाँ क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमारे मम्मी के जो मम्मी पापा हैं, नाना नानी हमारे, उनसे उनके अंदर ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। और फिर हमारे अंदर हमारे दादाजी के, दादी जी के या नाना नानी के जो भी लक्षण हैं वो हमारे मम्मी पापा से हम तक पहुँचते हैं, मम्मी पापा से होकर गुजरते हुए हम तक पहुँचते हैं। तो संतानों के अंदर वो लक्षण जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर आ रहे हैं और आगे से आगे हमसे फिर हमारी संतानों में उत्पन्न होंगे। तो जो आगे से आगे पीढ़ी से पीढ़ी बढ़ रहे हैं, उन लक्षणों की जो हम कंप्लीटली अध्ययन करते हैं, या वो लक्षण जो आनुवांशिक या वंशानुगत स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दर एक चलते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसे आनुवांशिकता कहते हैं। अभी जो लक्षण है वो है क्या। लक्षण का मीनिंग होता है गुण, कैरेक्टर जो हमारे अंदर है, जो हमें अपने मम्मी पापा से मिले हैं, जो अच्छे बातें, जो अच्छी समझ या जो गुण हमारे अंदर हैं, उन्हें लक्षण कहते हैं। ये लक्षण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रभावी लक्षण। ऐसे लक्षण जो प्रथम पुत्री पीढ़ी में दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है सिंपल सा कि ऐसे लक्षण जो हमें डायरेक्ट ही देखने से ही समझ में आ जाए कि ये तो, अरे ये तो तुम्हारे पापा पे गया है या ये बच्चा अपनी मम्मी पे गया है, जैसे हम डायरेक्ट ही देख के फोकस कर लेते हैं उनके गुणों पे। तो वो लक्षण जो डायरेक्ट प्रभावी है, जो सामने से देखने से ही हमें स्पष्ट हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लंबापन मटर के पौधे का प्रभावी लक्षण है। ये एग्जाम्पल आपको मेंडल के नियम प्रभाविकता से लिया हुआ है। मैं मेंडल के नियम पे एक अच्छा सा एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मेंडल के तीनों ही जो टॉपिक्स या तीनों ही नियम हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और इसमें जो एग्जाम्पल है पर लंबापन मटर के प्रभावी पौधे, तो मैं जो मेंडल का प्रभाविकता का नियम है उसके अनुसार जब मेंडल ने अपने प्रभाविकता के नियम को बताया था, तो जो मटर का लंबापन है वो सबसे पहले डेवलप हो गया, वो लक्षण सबसे पहले उत्पन्न हो गया, तो वो प्रभाविकता का नियम है। सेकंड, अप्रभावी लक्षण। ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में छिपे रहते हैं, यानी कि हमें सामने से देखने से वो लक्षण नहीं दिखते। जैसे कि हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो हमें कोई देख के नहीं बता सकता। जैसे कि हम कितना ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, या हमारे अंदर कौन सी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो छिपी रहती हैं, हमें बाद में समझ में आता है। तो वो सारे प्रथम पीढ़ी में जो छिपे हुए लक्षण होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे सामने प्रकट नहीं होते हैं, वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। जैसे कि इसमें भी
मटर के पौधे का ही उदाहरण लिया गया है, जो कि बौनापन है उस मटर के पौधे में, वो अप्रभावी लक्षण है जो डायरेक्टली हमारे सामने नहीं आता है। एक दो बार ट्राई करने पर या एक दो बार उन पौधों को उगाने पर उसके बाद में तीसरी बार वो हमें मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है विविधता। संसार में लगभग 10 लाख प्रकार के प्राणी व लगभग 3,43,000 पादप प्रजातियां पाई जाती है। विविधता का मतलब ही यही होता है कि हमारे आसपास जो भी हमें दिखाई देता है, चाहे जीव जंतुओं के अंदर हो या पेड़ पौधों के अंदर हो, अलग अलग तरह की प्रजातियां हमारे सामने हमें दिखाई देती। कुछ प्रजातियों के बारे में हमें नहीं पता है, जो हमारे सामने नहीं है। कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं। ये जो सारी प्रजातियां हैं, ये संरचनात्मक रूप से या क्रियात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब है कि इनके जो आकार होता है, आकृति होती है या कार्य करने की जो क्षमता होती है, क्रियाएं होती है, ये हर किसी की, हर प्राणी की या हर पेड़ पौधे की अलग अलग होती हैं। वो अलग अलग तरह से अपनी विविधताओं को या अपनी विशेषताओं को बताता है। इन्हीं विविधताओं को हम जैव विविधता भी कहते हैं या सिर्फ आप विविधता भी कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है वंशागति के नियम। वंशागति का नियम देने वाले व्यक्ति या देने वाले जो पर्सन है, वो ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जो कि बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे। और उन्होंने हमें 3 नियम दिए थे। फर्स्ट है प्रभाविकता का नियम, जिसके बारे में जस्ट मैं अभी बता चुकी हूँ। इनके अनुसार जो एक जोड़ी के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है। कहने का मतलब है कि 2 प्रकार के पौधे लिए जाते हैं जो विपरीत लक्षणों के होते हैं। एक जोड़ी के विपरीत लक्षण, यानी एक पौधे का लक्षण अलग है, दूसरे पौधे का लक्षण अलग है, और उन दोनों में क्रॉस करवाया जाता है, यानी कि संकरण करवाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों के गुणों को मिलाकर एक तीसरा गुण उत्पन्न किया जाता है, जिससे क्या होता है कि पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले लक्षण प्रभावी होते हैं और दूसरी लक्षण जो छिपे रहते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो जल्दी से प्रकट हो जाते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो जल्दी से प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यह प्रभाविकता का नियम है। सेकेंड थिंग, युग्मों की शुद्धता का नियम। युग्मों की शुद्धता का नियम का मतलब होता है, इस नियम के अनुसार संकर F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों विपरीत लक्षण जोड़े में विद्यमान होते हैं। इसमें जो हम ये संकर करवा रहे हैं, संकर का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के गुणों को मिला के कोई दूसरी प्रकार की स्पीसीज को जन्म देना। ठीक है, उसमें जो हमारे F1 पीढ़ी यानी कि जो फर्स्ट पीढ़ी हमें प्राप्त होती है, उनमें दोनों विपरीत लक्षण जोड़े विद्यमान होते हैं। कहने का मतलब एक लंबा पौधा भी विद्यमान होता है, एक बौना पौधा, यानी 2 प्रकार के लक्षण हमें मिलते हैं जब हम ये प्रोसेस करते हैं, तो हमें F1 पीढ़ी में, और ये लक्षण F2 पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं। जैसे ही वापस हम आगे ये प्रक्रिया शुरू रखते हैं, तो जो F2 पीढ़ी हमें मिलती है उसमें ये दोनों लक्षण अलग हो जाते हैं। पहले साथ में होते हैं, किसी एक के अंदर छिपे हुए, फिर दोनों ही अलग हो जाते हैं। इसे पृथक्करण नियम कहते हैं। तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके अनुसार 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण करवाने से इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। अगर हम 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के पौधे ले लेते हैं, जो ये 2 पौधे होंगे उनके बीच में हम जो अलग अलग गुणों वाले हैं उनका संकरण करवाएंगे, उनमें हम संकरण करवाने से जो हमें लक्षण मिलेंगे, जो नया पादप बनेगा, उसमें जो लक्षण होंगे वो एकदम अलग होंगे, उनके गुण अलग होंगे, और वो पहले से ही हमें अलग अलग ही मिल जाएंगे। जैसा कि पहले नहीं हुआ था, पहले हमें लक्षण अलग अलग नहीं मिले थे, F2 पीढ़ी में अलग हुए थे, बट इसमें डायरेक्ट ही इन लक्षणों को पृथक और स्वतंत्र हमें देखा जाता है। तथा एक लक्षण की जो वंशागति होती है वह दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। कहने का मतलब है कि दोनों जो लक्षण हैं एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं, जो एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहे, या एक दूसरे को, इन लक्षणों को एक दूसरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीन। जीन क्या होता है? अभी हमने इतने लक्षणों की बात की, हमने आनुवांशिकता की बात की, तो हमें पता होना चाहिए कि जीन क्या है, क्योंकि बिना जीन के तो ना आनुवांशिक लक्षण हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेंगे। जीन का मतलब ही वही होता है कि वो कारक जो इन लक्षणों को लेकर जा रहा है, जैसे हमारे दादा दादी से हमारे पिता के पास में पहुँचे हैं वो लक्षण, हमारे नाना नानी से हमारी मम्मी के पास में जो लक्षण पहुँचे हैं, तो उनको जो लेके जाने वाला जो कारक है, जो लक्षणों का फ्लो कर रहा है, उन कारक को हम जीन कहते हैं।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो इन सब पे कंट्रोल रखता है, जो इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए जो पूरी भूमिका निभा रहा है, जो कारक है, जो इनका कंट्रोल कर रहा है, उन इकाई को हम जीन कहते हैं। और ये जीन कहाँ पाया जाता है? एक एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ मैं आपको कि ये जीन गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। और गुणसूत्र क्या होते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, जीवधारी में पाई जाने वाली विशेष संरचना जो जीन का वहन करती है, यानी कि इस पे जीन लगे हुए रहते हैं जो कि मोतियों की आकृति के समान होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म आकृति होती है, जो गुणसूत्रों पे लगे हुए रहते हैं और गुणसूत्र ही उन्हें लेकर जाते हैं। और ये गुणसूत्र हम इंसानों में, प्राणियों में, सब में पाए जाते हैं। और ये गुणसूत्र फिर कहाँ पाए जाते हैं? ये डीएनए पर पाया जाता है। जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और गुणसूत्र डीएनए में पाया जाता है। जीनोम किसी जीवधारी के गुणसूत्रों के एक अगुणित समुच्चय जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, जो गुणसूत्र के माध्यम से हमारे अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उस समुच्चय को, उस एक सेट को हम जीनोम कहते हैं, जिसमें हमारे सारे लक्षण विद्यमान होते हैं। प्लाज्मोन केंद्र के बाहर कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ। ये केंद्र के बाहर पाया जाता है, केंद्र के अंदर नहीं पाया जाता। जो हमारी मानव संरचना में जो कोशिका होती है उसके अंदर एक केंद्र पाया जाता है और उस केंद्र के आसपास जो जीव द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है, उसमें ये एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जिसमें जीन होता है, गुणसूत्र होते हैं, तो उनको प्लाज्मोन कहते हैं। एलील जीन का वह जोड़ा जिसमें एक लक्षण के दो रूप होते हैं। जीन का ऐसा जोड़ा जिसमें एक लक्षण होता है, उसके दो रूप होते हैं, यानी कि दो रूपों के अंदर सेम लक्षण होते हैं, सेम लक्षण के दो रूप होते हैं, उन्हें एलील कहा जाता है। उस प्रकार के जीन के जोड़े को हम एलील कहते हैं, जिसमें समान लक्षण पाए जाते हैं, एक ही लक्षण होते हैं। उत्परिवर्तन, अभी एक नई बात आ रही है। उत्परिवर्तन क्या है? जैसे कि जीवों में अकस्मात अचानक से हमारे शरीर में ऐसे कोई फीचर्स उत्पन्न हो जाते हैं या ऐसे कोई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें हर किसी से या दूसरे से अलग करते हो। ऐसा कोई गुण विकसित हो जाता है जो हमें कुछ अलग या डिफरेंट प्रतीत करवाता है, तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। वैसा परिवर्तन जो हमारे शरीर में हो जाए, जो अचानक से हो और उससे हमारे अंदर एक नया लक्षण विद्यमान हो जाए, विकसित हो जाए, तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। समयुग्मजी कारकों के सम सजातीय जोड़े में दोनों कारकों में जब समान गुण पाए जाते हैं। कारकों का एक ऐसा जोड़ा, कारक का मतलब होता है कि कोई लक्षणों का एक ऐसा जोड़ा, सजातीय का मीनिंग समान जोड़ा, जो दोनों कारकों में समान गुण रहते हैं, समान गुण पाए जाते हैं, उन्हें समयुग्म कहते हैं। जैसे कि टी, ये दर्शाता है कि जो मटर के पौधे थे वो दोनों ही लंबे हैं। कहने का मतलब है उसमें जो लक्षण है वो लंबेपन के लक्षण है। इसमें टी कारक है, टी का मतलब होता है कारक, जो कि ये दर्शाता है कि इसमें समान लक्षण है और एक जैसे लक्षण है और ये लंबेपन को दर्शाते हैं। विषम युग्मजी का मतलब होता है कि इसमें एक ही जोड़े में दो अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि टी एंड स्मॉल टी, मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये दर्शा रहा है कि इसके अंदर लंबापन भी हो सकता है और बौनापन भी हो सकता है, तो दोनों ही लक्षण दर्शाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपके फिनोटाइप, इसे हम दर्श रूपी कहते हैं। वे लक्षण जो दिखाई देते हैं, यानी कि वे लक्षण जो हमें सामने से ही दिखाई देते हैं, सामने से ही प्रकट हो जाते हैं, वो जीनोटाइप कहलाते हैं। और लक्षण प्ररूप यानी कि दर्श रूप का मतलब होता है वे लक्षण जो हमें सामने से दिखाई देते हैं, इन्हें फिनोटाइप कहते हैं। ओके, जो सामने से ही प्रकट हो जाते हैं फिनोटाइप कहलाएगा। और जीनोटाइप का मतलब होता है कि सामने से प्रकट नहीं होते हैं, ये हमारे जीन में, जो हमें जीन हमारे गुणसूत्र पे विद्यमान है उसके अंदर ये लक्षण विद्यमान रहते हैं, जो हमें सामने से नहीं दिखाई देते हैं, इन्हें जीनोटाइप कहते हैं। ओके, सहलगनता, जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के पास स्थित हो, यानी कि जो जीन हमारे लक्षणों को लेकर जा रहा है, जो एक वाहक है, जो गुणसूत्र, वो जो जीनों को लेकर जा रहा है, उस जीन में दो लक्षण पाए जाते हैं, या दो से अधिक जीन है उस गुणसूत्र पे जो लक्षणों को लेकर जा रहे हैं, स्वतंत्र अपव्यूह नहीं दर्शाते। कहने का मतलब है स्वतंत्र अपव्यूह का मतलब यही होता है कि वो एक दूसरे से दूर दूर रहे, स्वतंत्र रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सहलगन यानी कि साथ साथ में रहना,
2 या 2 से अधिक जीन जो एक ही गुणसूत्र पर रहते हैं और एक साथ में रहते हैं और लक्षणों को वंशानुगत करते हैं और साथ साथ में करते हैं, सहलगनता कहलाता है। दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्रों के जीन को धारण करने वाले गुणसूत्र जो दैहिक लक्षणों को, यानी कि जो हमारे ऊपर की तरफ, जैसे हमारे चेहरे के जो फीचर्स हैं, हमारी आंखों के फीचर्स हैं, जो हमें सामने से प्रकट हो रहे हैं, सामने से दिख रहे हैं, उन लक्षणों को जो धारण करने वाले जीन होते हैं, उन लक्षणों को धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं, उन्हें दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र जो नर और मादा के लक्षणों का निर्धारण करता है। XX हमेशा पुत्री कोशिका होती है, पुत्री गुणसूत्र होते हैं, और XY नर गुणसूत्र होते हैं और XX मादा गुणसूत्र होते हैं, जिनसे हमें आइडेंटिफाई होता है कि ये नर है या मादा है। इनके लक्षणों का निर्धारण किया जाता है, उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। समलिंगी। समलिंगी का मतलब होता है कि गुणसूत्र का वह जोड़ा जिसमें माता पिता से एक एक गुणसूत्र प्राप्त हो, यानी कि दोनों में समान गुण, माता पिता से दोनों में समान गुण आए संतान में। एक गुण अगर माता से आ रहा है तो एक गुण पिता से आएगा, समान लक्षण आएंगे दोनों में, तो उन्हें समलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। विषमलिंगी का मतलब होता है कि गुणसूत्र का वह जोड़ा जिसमें से एक गुणसूत्र में नर लक्षण और दूसरे में मादा लक्षण हो। अगर पिता से लक्षण आ रहे हैं तो वो नर लक्षण दर्शाएगा, अगर माता से आ रहे हैं तो मादा लक्षण दर्शाएंगे। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इन्हें विषमलिंगी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंग निर्धारण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का लिंग निर्धारण होता है कि वो लड़का है या लड़की है, उसे लिंग निर्धारण कहते हैं। पुरुष के लिंग गुणसूत्रों में एक X तथा दूसरा Y होता है। जो पुरुष के गुणसूत्र होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो लड़का उत्पन्न होगी, तो उसमें एक गुणसूत्र X का होता है और दूसरा गुणसूत्र Y का होता है। उसी प्रकार से जो स्त्री के दोनों गुणसूत्र होते हैं वो दोनों ही समान होते हैं, XX होते हैं। जब पुरुष का X गुणसूत्र मादा के अंडाणु से निषेचन करता है तो होने वाली जो भावी संतान होती है, अगर X और X गुणसूत्र, नर का X गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र आपस में मिलेगा, तो जो XX गुणसूत्र डेवलप हो रहा है, तो उससे हमें पता चलता है, जब हम लिंग निर्धारण करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि लड़की उत्पन्न होगी। और साथ ही साथ जब पुरुष का Y गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र, क्योंकि समान गुणसूत्र है, अगर वो आपस में मिलते हैं या वो आपस में प्रकट होते हैं तो इससे हमारे लड़का उत्पन्न होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लड़का हो रहा है या भावी संतान लड़का होगी। तो इस प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो जैव विविधता पे बनेगा, और मैं एक मेंडल के तीनों नियमों को एक्सप्लेन करने के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।